सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर्स की क्लास फिर से स्टार्ट करिए। तो चलिए फिर आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ही हम स्टार्ट करते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि वीकली का बंद करने का या मंथली बंद करने का कारण ये होता है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है और फिर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। कम से कम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास को जो भी कम रेस्पॉन्स भी मिलता है, जितना भी कम से कम उतना रेस्पॉन्स तो मिले, लेकिन वो भी नहीं आता। फिर इसलिए इसको बंद कर देते हैं कि यार जब स्टूडेंट ही रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, वही नहीं देख रहे, तो फिर बनाएं किसके लिए। लेकिन जब बंद करते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बनाओ। बड़ी दुविधा वाली बात होती है। लेकिन फिर एक बार चलो फिर से ट्राई करते हैं। आप लोग इस सेशन को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ताकि फिर से रेस्पॉन्स न मिलने के कारण इसे बंद न करना पड़े। और अगर रेस्पॉन्स सही रहता है तो हम एक काम करेंगे, हर संडे को हम वीकली कवर किया करेंगे, क्योंकि संडे को इतने कोई खास क्वेश्चन बनते हैं नहीं। अगर एक आध कुछ अच्छा क्वेश्चन कहीं से बन गया तो हम उसे मंडे को कवर कर लेंगे और वीकली रिजर्व रख लेंगे, और संडे रिजर्व रख लेंगे वीकली के लिए। ये ठीक रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारी वीकली क्लास का। तो सबसे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि वीकली में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाना नहीं है, ये मैं स्टार्टिंग में बता दूं, ठीक है। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रश्न क्या है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भैया? स्पेन ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 याद रखना, अभी 23वां संस्करण हुआ था। जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम। हुआ कहाँ पे था? 3 देशों में हुआ था, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में हुआ था। इनके मैस्कॉट भी जरूर ध्यान में रख लेना। क्लच रिप्रेजेंट करता है बॉल्ड ईगल को, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मैस्कॉट है। जायू रिप्रेजेंट करता है जगुआर को, ये मैक्सिको का था। और मैपल मूस को रिप्रेजेंट करता है, ये कनाडा का मैस्कॉट रहा, ठीक है। और क्या याद रखना है भैया? और कुछ भी याद मत रखो। और यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट। विजेता स्पेन है। इसने किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया है, ठीक है। स्पेन जीता है, अर्जेंटीना को हराया है। बाकी कौन कौन से पुरस्कार हैं ये जरूर देख लेना। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला, मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, रॉड्री स्पेन के प्लेयर हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार जो सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उनको दिया जाता है, किलियन एम्बाप्पे को मिला है, फ्रांस के प्लेयर हैं। और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर होते हैं उनको दिया जाता है, ये दिया गया उनाई सिमोन को, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। फेयर प्ले अवार्ड ये नीदरलैंड की टीम को दिया गया। और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड पाउ कुबारसी को दिया गया, जो स्पेन के प्लेयर हैं। स्पेन ने दूसरी बार ये खिताब जीता है, इससे पहले 2010 में भी जीत चुका है, अभी 2026 वाला खिताब जीत लिया। और स्पेन की खास बात क्या है, ये पहला देश बन गया जिसके पास एक साथ पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप का खिताब है इसके पास, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्पेन ने जीता, अर्जेंटीना को हराया है। फीफा विश्व कप 2026 की हम बात कर रहे हैं, 23वां संस्करण, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अभी 72वां 72 नंबर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड से 2026, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा अनुच्छेद 370, यामी गौतम की मूवी है ये। तो 72 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी घोषणा कर दी गई है नई दिल्ली में। तो इसमें बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड अनुच्छेद 370। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर किसे चुना गया? 2 जनों को, कार्तिक आर्यन को उनकी मूवी चंदू चैंपियन के लिए, और ममूटी को ब्रह्मा युगम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है यामी गौतम का अनुच्छेद 370 के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है राजकुमार पेरियास्वामी को अमरन मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म भी देख लो, श्रीकांत को चुना गया। और संपूर्ण मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कल्कि 2898 ईस्वी को चुना गया है, ठीक है। तो इतनी कैटेगरीज आप याद रख लो। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी एक अवार्ड वाला प्रश्न है, भारत सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा डॉक्टर नंदिनी आज़ाद को सम्मानित किया गया। साथ में देखो, आप ये प्रश्न पढ़ ही चुके हो, अगर रिवाइज कर रहे हो तो आप खुद भी कोशिश किया करो अपने मन में प्रश्नों का उत्तर देने की, उससे आपका हौसला बढ़ेगा कि हाँ यार ये तो मुझे आता है। चलो, बाकी डॉक्टर नंदिनी आज़ाद का नाम याद रखेंगे। भारत सम्मान 2026 से इनको सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? तो उन्हें महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास में उनके लंबे समय तक जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके लिए इनको ये सम्मान मिला है, ठीक है। इतना सा याद रखो आप। अगला देखते हैं। फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है ये लिथुआनिया जो देश है,
उसके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा मिंडाउगास सिनकेविचियस। तो मिंडाउगास नाम याद रख लो, लिथुआनिया के अभी ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लिथुआनिया में आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ, ये लिथुआनिया है और कैपिटल विल्नियस हो गई, करेंसी यूरो हो गई, प्रधानमंत्री हमने का मिंडाउगास बन गए हैं। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? सईमास कहते हैं। क्या कहते हैं? सईमास कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे ये मिंडाउगास ने किनका स्थान लिया? इंगा रुगीनियन का स्थान लिया। ये नाम तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, इंगा रुगीनियन का नाम लिया है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है और ये पहली बार था जब अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ हुआ। कहाँ पर हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। भारत ने टोटल 29 मेडल यहाँ पर जीते हैं। 29 में से आप देखोगे तो 5 गोल्ड हैं, 13 सिल्वर है और 11 ब्रोंज मेडल हैं। और इस तरह से पदक तालिका में देखोगे मेडल टैली में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पे उज्बेकिस्तान है, दूसरे पे कजाकिस्तान है, भारत तीसरे स्थान पर है यहाँ पर। ठीक है, और 5 पदक कौन कौन ने जीते ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप तो इतना याद रख लो, ये पहली बार जब दोनों का आयोजन एक साथ हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत ने कितने मेडल, पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। स्पोर्ट्स से ये अच्छा प्रश्न रहेगा कि अभी जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु। शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु और अभी जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 इन्होंने जीत लिया। ये जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने फाइनल में हराया किसको? जापान की ही बैडमिंटन प्लेयर है अकाने यामागुची, इनको हराया है। ठीक है, तो जापान ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी स्पोर्ट्स का ही है कि लॉर्ड्स मैदान जो जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है इंग्लैंड में है, तो यहाँ पे अभी वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा बन गए हैं। अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में लॉर्ड्स के मैदान में वनडे मैच खेला गया और वहाँ पे रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में शतक लगा दिया और इस तरह से रोहित शर्मा लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड चेस डे मनाया गया कब? 20 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। और 20 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है फिडे, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में, इसीलिए 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे होता है। याद रखना इसका मुख्यालय लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच। अब ये नहीं रहे थे, मेरा मतलब है जिंदा तो हैं लेकिन अब इससे प्रेसिडेंट नहीं है। जो भी डिटेल में जानकारी होगी वो मंडे वाली क्लास में मैं आपको दूंगा कि क्या हो गया इनके साथ और अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ये भी हम देखेंगे कल वाली क्लास में। अभी तो इतना जानते हैं वर्ल्ड चेस डे हो गया 20 जुलाई को और थीम क्या है? बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने में शतरंज के महत्व। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी 58वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और हमारे लिए प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत के जितने भी खिलाड़ी थे, 4 छात्र थे, खिलाड़ी बोलूँगा या छात्र बोलूँगा, तो सभी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी देश के सभी पार्टिसिपेंट्स ने, प्रतिभागियों ने गोल्ड मेडल जीत लिए। और इस तरह से भारत वियतनाम और रशिया के साथ मतलब ग्रुप में खेलते हैं, तो ग्रुप बी में थे ये, तो इनके साथ ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो 58वें नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड था जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। भारत के सभी 4 छात्रों ने गोल्ड जीता और पहले स्थान पर रहे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागबानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात को ये सम्मान मिला है। नई दिल्ली में दिया गया। अभी 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, वहीं पर गुजरात को बागवानी यानी कि फल, सब्जियां, फूल, मसाले आदि की खेती के क्षेत्र में उसके शानदार काम के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 दिया गया। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, कृषि नेतृत्व पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2008 में ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की सिफारिश पर ही इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। और कौन देता है? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा ये दिया जाता है।
उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों और संस्थानों को सम्मानित करना। ठीक है, तो गुजरात को अभी ये पुरस्कार मिला है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में अगर बात करते हैं तो पूछ रहे हैं कि भारत के पहले भूतापीय जियोथर्मल कुओं का संचालन अभी कहाँ पर शुरू हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूगा घाटी लद्दाख में। तो अभी भारत ने लद्दाख की पूगा वैली में अपने पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन किया अभी लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना ने। भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है आपको पता है, पृथ्वी के अंदर जो लावा है, जो गर्मी है, उस हीट का हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए, तो उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये प्राकृतिक गर्मी है, ये 24 घंटे 7 दिन आपको मिलती रहेगी। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का ये अच्छा सोर्स होता है। तो ये जो कुएं यहाँ पे खोदे गए ना, इन कुओं का उपयोग 1 मेगावाट की पायलट भूतापीय बिजली परियोजना के लिए किया जाएगा। कौन बना रहा है, ओएनजीसी बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ऑपरेशन तूफान ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा केरला। तो अभी केरल सरकार ने ऑपरेशन तूफान नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसका राज्य में बढ़ते ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और उसकी तस्करी को रोकना, खासकर युवाओं को नशे से बचाने के लिए इस ऑपरेशन को इन्होंने शुरू किया। ऑपरेशन तूफान याद रखना केरल ने शुरू किया है। ये केरल का एक बड़ा नशा विरोधी अभियान है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी तीसरी भारत यूरोपीय संघ के व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के मंत्री स्तरीय बैठक अभी कहाँ पर हुई थी, तो आंसर होगा ब्रुसेल बेल्जियम में हुई थी। इंग्लिश में बोलोगे इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो बैठक है उसका ये तीसरा संस्करण अभी हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ था। तो ये बैठक है क्या, आप कहोगे ये भारत और यूरोपीय संघ का एक मंच, एक प्लेटफॉर्म है जहां दोनों मिलकर के व्यापार, नई तकनीक और निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बैठक बस कहाँ पर हुई थी ये ध्यान रखना, ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर एक प्रश्न ये भी देखो कि अभी भारत ने 2028-29 के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर स्थायी सदस्य बनने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है, शांति उस अभियान का नाम है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए, क्योंकि 2-2 साल के लिए बनते हैं ये, तो कौन से वर्ष की बात हो रही है, 2028 और 29 के लिए। तो इन 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बनना चाहता है भारत, और उसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया, शांति उसका नाम है। फुल फॉर्म भी है सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। इसको शुरू किया हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने ही। तो इस सीट के लिए भारत का मुकाबला किस देश से होगा, तजाकिस्तान से होगा। भारत इससे पहले भी 8 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वॉइस में थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में धम 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 की आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरे को लग रहा है शायद आ रही होगी, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा पड़ोसी है, वो उसकी दीवार को ठोके जा रहा है। अब वो पड़ोसी थोड़ा अजीब है, पागल भी आप कह सकते हो। उसका दिन भर बस काम यही है, दूसरों को परेशान करना। वो हर चीज़ में हमें परेशान करता है, कहीं काम धंधे में बाहर जाता है नहीं, पता नहीं क्या जुगाड़ है उसका। तो दिन भर यहीं रहता है और बस सर पे नाचता है। उससे कुछ कहेंगे तो वो सुनता भी नहीं है। तो ये जो साउंड आ रही है उसका मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहा है कि पिच ब्लैक नाम का जो अभ्यास है किसकी मेज़बानी में अभी शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का आप कह सकते हो एक मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना इसका आयोजन करती है, भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। अभी इसका आयोजन 20 से 7 अगस्त तक हो रहा है, 20 जुलाई से 7 अगस्त तक। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में ही। भारत की तरफ से देखोगे तो भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-70 परिवहन विमान और 120 से ज़्यादा वायुसैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 20 देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही है। तो पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी चर्चा में रही परिवर्तन योजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 9,585 करोड़ रुपए है। अब इस योजना के बारे में हम बात करें तो एक तो याद रखना अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जिसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, अभी उन्होंने ही इस योजना को मंजूरी दे दी है। उद्देश्य क्या है, नई दिल्ली NCR क्षेत्र में
वायु प्रदूषण को कम करना, उसी के लिए परिवर्तन योजना शुरू की गई। कैसे कम करेंगे, क्या उद्देश्य है? तो पुराने या ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले जो भी कमर्शियल व्हीकल हैं, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह BS6 या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकलों को लाया जाएगा, जिससे हवा साफ रहेगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो इस योजना की कुल लागत आने वाली है कितनी? 9,585 करोड़ रुपए। और इस योजना को लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही है ना चीज़ें? शॉर्ट में बताता हुआ चल रहा हूँ, सिंपल भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया, इंटरनेशनल मून डे। तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को मनाया गया। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये बात है 1969 की। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान इंसानों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, तो उसी की याद में हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल मून डे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट हमारा वाला रहेगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। ये हम 23 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग उसने की थी 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पे, और यहाँ पर लैंड करने वाला, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था भारत। ठीक है, तो इसलिए ये हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। दोनों याद रखें आप। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे अभी भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए अभी ऑपरेशन जल राहत अभियान कहाँ पर शुरू किया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे लोगों की मदद के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन जल राहत नाम से एक अभियान शुरू किया। तो आप कह सकते हो भारतीय सेना का ये राहत और बचाव अभियान था। कहाँ पे शुरू किया गया, ये ध्यान रखना, असम में शुरू किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पे चाइना रहा है। हम बात कर रहे हैं एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की। अभी चाइना में ही इसका आयोजन हुआ था, पहला संस्करण है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। मेडल टैली आप देख सकते हो। पहले स्थान पे चाइना है, 23 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 12 ब्रोंज हैं। दूसरे पे जापान, तीसरे पे उज्बेकिस्तान और भारत यहाँ पे चौथे स्थान पे रहा। 3 गोल्ड हमारे पास आए, 4 सिल्वर हैं और 9 ब्रोंज, यानी कि टोटल 16 मेडल यहाँ पे हमने जीते हैं। अंडर 23 एशिया अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत चौथे पे है, पहले पे चाइना है, ध्यान रखना, पहला एडिशन था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ बन गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 को पास किया। इसका मकसद है राज्य में उद्योग और कारोबार शुरू करना और चलाना आसान बनाना। तो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया जिसने रिस्क और ट्रस्ट आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम को लागू किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ में जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मतलब जो कम जोखिम वाले जो कारोबार होते हैं ना, उनको शुरू करने में या उनको चलाने में सरकार अब इतनी ज़्यादा रुकावटें या इतने ज़्यादा रूल्स वगैरह ये उनके ऊपर नहीं थोपेगी। मतलब उनको जल्दी से आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन जो बड़े उद्योग हैं, जो बड़े कारखाने हैं, उनके ऊपर पहले की तरह ही तकनीकी जांच होगी, निरीक्षण उनकी होगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं वो उन पे लगेंगे। लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े नियम नहीं लगाए जाएंगे। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो याद रखना, देश का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़ जिसने रिस्क और ट्रस्ट आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? तो आंसर हो जाएगा पीको। पीको मतलब पीकॉक, तो मोर से ही ये प्रेरित है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026, एक तो याद रखना ये अभी अगस्त में होने वाले हैं। कहाँ पर होंगे? भारत में होंगे, नई दिल्ली में होंगे। 30वां ये संस्करण होगा और इसका मैस्कॉट क्या है? पीको है, जो हमारा जो राष्ट्र पक्षी है मोर, उसी से प्रेरित है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे जो खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने ही अभी शुभंकर को लॉन्च किया है। फिर एक प्रश्न ये देखो, अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल बन गए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना ये किस राज्य में की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अच्छा प्रश्न है।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहाँ पर, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, लखनऊ में जो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे देश की पहली नाइट सफारी और जू बनाने की अनुमति दे दी है। तो इस तरह से ये भारत की पहली नाइट सफारी होगी और दुनिया में देखोगे तो इससे 5वीं नाइट सफारी होगी ये। सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया के बाद भारत में इस तरह की दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी और भारत में भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और कहाँ पे, लखनऊ में भी बात करोगे तो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। नाइट सफारी का मतलब हो गया कि रात में जाओ चिड़ियाघर में, जू में, और रात के समय घूमो फिरो, रात में जो भी सक्रिय जो जानवर रहते हैं उनको देखो आप। अच्छा, कुकरेल से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है ना, ये भारत का पहला घड़ियाल संरक्षण केंद्र है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त घड़ियाल होते हैं उनका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी थोड़ा सा ऐड कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चीन के द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा शेंजेन, चाइना में। एक्चुअली में अभी शंघाई चीन में वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उसी दौरान चीन ने वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। ये एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है दुनिया के देशों के बीच एआई के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, एआई के नियम तय करना, और इसका मुख्यालय इन्होंने कहाँ रखा? शंघाई चीन में रखा है। तो 29 देशों ने मिलकर के ही इसकी स्थापना की है। याद रखना इसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है कि अभी 2026 का, इस वर्ष का लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उनको ये सम्मान मिलेगा। अभी 1 अगस्त को ही इनको ये सम्मान पुणे में दिया जाएगा। इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि होती है वो 1 लाख रुपए होते हैं। किसे? अजीत डोभाल जी को याद रखना। ठीक है, तो क्या 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार किसे दिया गया? अजीत डोभाल जी को। ठीक है, इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। ये एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, इसको भी देख लो। अभी किस देश के राष्ट्रपति हैं बसीरो डियोमाए फे? अभी इनको इकोवास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये राष्ट्रपति हैं सेनेगल के। बाकी इकोवास की भी बात कर लें, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, मतलब पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक संगठन है ये, जिसका मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में है। और अभी इसी के राष्ट्रपति या इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सेनेगल के जो प्रेसिडेंट हैं बसीरो डियोमाए फे। ठीक है, ये ध्यान रख लो आप। बाकी ये देखो, अभी भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए भैया। इनके बाद सेंचुरी लग जाएगी। 100वें नंबर के कौन होंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से भी। तो 99 नंबर के अभी बन गए हैं वीएस रतनवेल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु, कोयम्बटूर से ये बिलोंग करते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है ये आपको बताना है। बाकी ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय जिसका नाम है शब्दलोक, इसको उद्घाटन किया। अभी कहाँ पर किया? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में किया। तो शब्दलोक ये भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है जिसका उद्घाटन अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के राष्ट्र पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी में किया। अच्छा, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम क्या होता है? तो इमर्सिव का मतलब होता है एक ऐसा अनुभव जिसमें आगंतुक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करे। मतलब इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में केवल चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि डिजिटल स्क्रीन, होलोग्राम, मोशन सेंसर और इंटरेक्टिव तकनीक के जरिए भाषाओं का इतिहास और विकास आपको समझाया जाएगा, आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय और उसी को एक शब्द में नाम दिया गया शब्दलोक। ठीक है, तो उसका उद्घाटन अमित शाह ने किया। कहाँ पर? याद रखेंगे, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में। ठीक है, ध्यान रखना। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया? तो बताओ आंसर क्या होगा? बिहार इसका आंसर होगा। तो हम बात कर रहे हैं बेलवा मीनापुर लिंक चैनल की। याद रखना ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसका भी उद्घाटन कर दिया गया, पूरी तरह से तैयार हो गई है। कोसी मोची नदी जोड़ो परियोजना भी कई समय से आप सुनते आ रहे हो, बिहार की है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। लेकिन ये परियोजना पूरी तरह से तैयार होगी और अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना बन गई है।
लंबाई है 68.80 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। और इसमें कहाँ से कहाँ पानी आएगा, तो आप कहोगे कि बागमती नदी में जब भी बाढ़ आएगी तो बाढ़ के कारण जो अतिरिक्त पानी होता है वो इस चैनल में, इस नहर में आएगा। और कहाँ जाएगा, जो बूढ़ी गंडक नदी होगी वहाँ पर जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना का यही काम होता है, एक जगह जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है उसको हम ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे पानी नहीं है, तो इससे बाढ़ वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। पानी जो होगा उसका भी हम सही से उपयोग कर पाएंगे, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी आ ही जाएगा। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने ही शिवहर जिले में बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का भी उद्घाटन किया है। लंबाई याद रखना 68.80 किलोमीटर है। लागत आई है बनाने में 130.88 करोड़ रुपए। ठीक है। बाकी जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है वो तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, आप जानते ही हो। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये भी देखो, अभी चर्चा में रही लकाडोंग हल्दी मिशन, जिसका नाम है गोल्डन स्पाइस, किस राज्य से संबंधित है, तो बताओ। आंसर होगा मेघालय। तो एक तो याद रखना लकाडोंग हल्दी ये कहाँ की है, मेघालय की है। मेघालय की एक खास किस्म की हल्दी है। इस हल्दी में क्या होता है, जो करक्यूमिन होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जो सामान्य हल्दी होती है उसके मुकाबले इसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और उसी कारण से इसमें जो औषधीय गुण होते हैं, जो गुणवत्ता होती है, वो दूसरी हल्दियों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, और इसी कारण से ये दुनिया भर में महंगी बिकती है। जीआई टैग भी प्राप्त है इसको। तो अभी इसी हल्दी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में इसका उत्पादन करना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है। ठीक है, तो इसी हल्दी को बढ़ावा देने के लिए अभी हमारे जो डोनर मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ही इस मिशन को शुरू किया, जिसका नाम है गोल्डन स्पाइस। ये मिशन 5 सालों तक चलेगा, 2026 से 2030 तक, और इसके लिए बजट रखा गया 175.45 करोड़ रुपए। बात समझ में आ गई। लकाडोंग हल्दी मिशन, क्या नाम है, गोल्डन स्पाइस। लकाडोंग हल्दी कहाँ की है, मेघालय की है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। फिर अगला भी अच्छा प्रश्न है कि भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ये भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य बना रही है। तो पहला बना रही है, भारत का पहला है। ठीक है, एआई बेस्ड है ये। और कहाँ पर बना रही है, तो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में। लागत आने वाली है 45 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ, ठाणे क्रीक में। अच्छा, ये जो अभ्यारण्य है ना, ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनाता है। कैसे प्रश्न बनाता है, पूछते हैं कि भारत का पहला फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो यही है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, जो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। 2015-16 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस एक ही प्रश्न में आप देखोगे तो 2 तरह के प्रश्न हमने कवर कर लिए। एक तो भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे बन रहा है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में। और ये सेंचुरी भी अपने आप में एक प्रश्न बनाती है कि भारत का पहला फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो यही है। ठीक है, याद रहेगा, जोड़ पाओगे। अगला देखते हैं। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, वर्ल्ड ब्रेन डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, मस्तिष्क के स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता। वैसे आपको बता दूं कि 22 तारीख को ही, 22 जुलाई को ही एक और दिवस हम मनाते हैं, नेशनल फ्लैग डे के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल ध्यान रखना है 22 जुलाई को 2 दिवस हो गए, ध्वज दिवस और मस्तिष्क दिवस। ठीक है ना। अगला देखते हैं। बाकी अगले में ये एक और देख लो कि फ्रांस ने अभी किस आयु से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का एक कानून पारित कर दिया, तो 15 वर्ष। इनमें हमें वर्ष ही ध्यान रखना होता है। जिन भी देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, बैन लगाए जा रहे हैं, तो उनमें साल थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं में 16 साल से कम, कहीं पे 15 साल, कहीं पे 13 साल, तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो वही आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले बैन करने वाला देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया, 16 वर्ष। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ऐसा करने वाला ये यूरोप का पहला देश बन गया। जनवरी 2027 से पूरी तरह से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया, तो आंसर होगा 123वें नंबर का देश बन गया है भारत। तो भारत WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का स्वीकार करने वाला 123वां देश बन गया। ये आपको लाइन याद रखनी है।
अच्छा, ये मत्स्य पालन सब्सिडी क्या होती है? तो सरकार जो सहायता के रूप में मछुआरों को जो सहायता के रूप में जो सब्सिडी देती है, वही इसका मतलब हो गया, ताकि वो नाव खरीद सकें, डीजल में छूट, उनको जो मछली पकड़ने के लिए जो भी उनके औजार होते हैं, तो उन सब के लिए इसमें सहायता मिलती है ताकि मछुआरों की इनकम बढ़ सके। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट संस्था है, तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी बात करें तो अभी 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स ये शुरू हो चुके हैं। कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुए हैं। तो वैसे तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब हम देखेंगे इसे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कौन सा संस्करण है। 23वां संस्करण है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। ग्लासगो दूसरी बार इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है, इससे पहले 2014 में भी हो चुके हैं। शुभंकर जरूर याद रखना। मैस्कोट है फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब एक घोड़ा होता है जिसके सर पे सींग है, यूनिकॉर्न। ये फिनी जो है ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। और ये और ध्यान रख लो कि उद्घाटन समारोह में भारत की फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन रही? तो मीराबाई चानू जो वेटलिफ्टर हैं, और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। बाकी जब खेल समाप्त होंगे तो हम मेडल की बात कर ही लेंगे। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी किस राज्य के खावड़ा सोलर पार्क में भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है, तो भारत में पहली बार अभी 100 मेगावाट आवर क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी लगाई जाएगी। तो बैटरी से समझ में आ रहा है ये बिजली को स्टोर करने वाली बैटरी। बैटरी का यही काम होता है, बिजली को स्टोर करना। और यहाँ पे ये जो बैटरी है ना, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को स्टोर करेगी। तो कहाँ पे लगाया जाएगा इस बैटरी को? तो हमने कहा खावड़ा सोलर पार्क जो गुजरात में है, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। अच्छा, कुछ अलग ही नाम दिख रहा है ना इसका, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। तो ये अलग क्यों है भाई? एक जो हम नाम सुनते हैं लिथियम आयन बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये उससे अलग क्यों है? एक तो ये रिचार्जेबल बैटरी है, लेकिन इसमें जो बिजली स्टोर होती है ना, वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर होती है। और इसकी खास बात है कि ये लंबे समय तक बिजली को स्टोर कर सकता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी की तुलना में आग लगने का खतरा बहुत कम होता है, मतलब सुरक्षित रहता है लंबे समय तक, यानी कि 20 से 25 साल तक ये चल सकती है। जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो 8-10 साल में ख़राब हो जाती है, या उससे भी कम समय में। तो ये वाली जो बैटरी होगी, ये बड़े बड़े जो बिजली घर होते हैं, जो सोलर पार्क होते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इन पार्कों में बिजली को स्टोर करने की ज़रूरत क्या पड़ गई भाई? सोलर कब काम करता है? जब सूरज होता है। रात में सूरज नहीं होता, तो रात में हमें बिजली कहाँ से मिलेगी फिर? उसी तरह से विंड एनर्जी कब काम करेगी? जब हवा चलेगी। जब हवा नहीं चलेगी तब बिजली कहाँ से लाएंगे? तो यही इन्होंने कहा कि सोलर, जब दिन में जब सोलर धूप निकल रही है तो एक्स्ट्रा जो भी बिजली बनेगी उसको यहाँ पे स्टोर कर लो। जब हवाएं बढ़िया चल रही है तो एक्स्ट्रा जो भी बिजली बन रही है उसको स्टोर कर लो। तो जब हवा नहीं चलेगी, जब सूरज नहीं निकलेगा, उस समय हम इस बैटरी की जो ऊर्जा है जो हमने स्टोर की थी उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए ये लगाई जाएगी इन सोलर पार्क्स वगैरह में। ठीक है ना। क्षमता याद रखना अभी 100 मेगावाट आवर। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ पर हुई? तो सिंपल से याद रखेंगे, चंडीगढ़ में इसकी बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है ये 16वें नंबर की। इस बार ब्रिक्स को हम होस्ट कर रहे हैं, 18वां संस्करण है। इसमें भारत के शेरपा का नाम याद रखना, सुधाकर दलेला है। थीम जरूर याद रखेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न आ गया भैया, अपॉइंटमेंट वाला। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए? ठीक है, तो नीति आयोग के सीईओ ये अनुराग जैन बन गए। अभी तक निधि छिब्बर थी, एडिशनल चार्ज उनके पास था, लेकिन अब परमानेंट आ गई ये। अनुराग जैन इनका नाम है। नीति आयोग के सीईओ कौन? अनुराग जैन। ठीक है, अनुराग जैन का नाम याद रखेंगे आप। अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने थे? ये आपको बताना है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी कुछ समय पहले ही बने थे, बताओ उनका नाम क्या है। फिर अगले में पूछ रहे अभी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। एक ये भी देख लो कि भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एनकेश नामक कंपनी ने इसको लॉन्च किया। ये भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड है। मील मतलब खाना,
तो जो कंपनियां होती है, जो उनके कर्मचारियों को, जो कहते हैं ना कि खाना पीना भी कंपनी की ओर से है, तो कंपनी अपने कर्मचारियों को खाने पीने का खर्च देती है, मील अलाउंस जिसे आप बोलते हो। तो उसके लिए इनको एक कार्ड दे दिया जाता है कि जाओ किसी भी होटल में चले जाओ, ढाबे पे चले जाओ, खाना खाओ और इस कार्ड से पेमेंट कर दो। लेकिन ये कार्ड हर जगह चलता नहीं है। लेकिन अब क्या किया, इस कंपनी ने ऐसी सुविधा लेकर के आ गए, फैसिलिटी लेकर के आ गए कि अब यूपीआई जो क्यूआर कोड होता है, जो हम मोबाइल से स्कैन करते हैं, तो वहाँ पर भी ये कार्ड चल जाएगा। मतलब इस यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने खाने का पेमेंट कर सकते हो इस कार्ड के जरिए। तो ऐसी सुविधा को शुरू करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। बात आपको समझ में आ गई ना? तो प्रश्न यही था कि भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड, बोला है ना यूपीआई इनेबल्ड, यूपीआई पे काम करने वाला जो मील कार्ड है, अभी किसने लॉन्च किया? एनकैश ने लॉन्च किया है। एक प्रश्न ये भी अच्छा है, तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट अभी विलेज कौन सा बन गया? तो इस विलेज का नाम है किल्लाई। तो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का है ये किल्लाई गांव, राज्य का पहला पूरी तरह से तैयार जलवायु लचीला क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बन गया। आप कहोगे जलवायु लचीला क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गांव, अगर उसमें चक्रवात आ जाए, बाढ़ आ जाए, समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण पानी आ जाए, तटीय कटाव हो जाए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो किसी भी तरह की समस्याओं का बेहतर तरीके से वो गांव सामना कर सकता है, उसी को कहते हैं जलवायु लचीला गांव, क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज। ठीक है, तो ये राज्य का पहला पूरी तरह से तैयार जलवायु लचीला गांव बन गया। कौन सा? किलाई गांव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सशस्त्र बलों का पहला अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान अभी ये लौट आया है। नाम क्या है इस अभियान का? पहले तो अभियान का नाम पूछ रहे हैं, समुद्र प्रदक्षिणा। तो हमारी तीनों सेनाओं की टोटल 9 महिला अधिकारियों का पहला दल अभी दुनिया का चक्कर लगा करके भारत वापस लौट आया है। और किस अभियान के तहत ये चक्कर लगाने गए थे? तो समुद्र प्रदक्षिणा। किस नौका पर बैठ करके गए थे? तो IASV त्रिवेणी। IASV मतलब इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, जिसका नाम है त्रिवेणी। ये 11 सितंबर 2025 को मुंबई से गए थे और वापस अभी 22 जुलाई 2026 को ये मुंबई पे ही लौट आए हैं। कितने दिनों की इनकी यात्रा थी? तो 314 दिनों की, जिसमें इन्होंने 25,500 नॉटिकल मील, लगभग 47,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा पूरी की। और इसमें जो 9 महिला अधिकारी गए हुए थे, तो उनका नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरोदकर ने। ठीक है, तो जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए ना, वो पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखना। प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, अभियान का नाम, नौका का नाम और नेतृत्व किसने किया, उनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक रिपोर्ट आई है आरोह नाम से, किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। तो कोयला मंत्रालय ने अभी आरोह नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया। ये भारत की पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि भैया कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने, प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने और उस जमीन को दोबारा उपयोग कैसे किया जाए, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि 42 कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने की जानकारी इसमें दी गई है। 42 में से पिछले साल ही 33 खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद किया गया। अगले 2-3 साल में 147 और खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से बंद करने का क्या मतलब हो गया? भाई उन खदानों में से कोयला निकाला जा चुका है, वो खदानें खराब हो गई, तो हम उसको उपयोग में लेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। जैसे सोलर पार्क बना देंगे, सौर ऊर्जा के लिए हम उसका उपयोग कर लेंगे, पर्यटन के हिसाब से कृषि कर लेंगे, जल संरक्षण कर लेंगे, तो इन सब तरह से हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। और अभी इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए जो हमारे कोयला मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी है जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके साथ समझौता किया। अच्छा, इसके अलावा कोल नीर नाम से एक प्लांट भी शुरू किया है। तो कोयले में जो गंदा पानी है उसको शुद्ध करके बेचा जाएगा, इस नाम से, कोल नीर नाम से। ये चीज़ें इन्होंने अभी शुरू की, कोल मंत्रालय ने। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी भारत का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो मिसाइल और ड्रोनों के लिए इसको बनाया गया है। तो भारत ने अपना पहला 300 किलोग्राम थ्रस्ट वाला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। ये हम इस्तेमाल करेंगे इस इंजन का मिसाइलों में या ड्रोनों में। टर्बोजेट इंजन क्या होता है? एक तरह का जेट इंजन है। इस इंजन में क्या होता है? बाहर से हवा आएगी, ईंधन को जलाएगी और फिर तेज़ी से पीछे की ओर निकल जाएगी
और इसी की वजह से जो हमारी मिसाइल होगी या ड्रोन होगा वो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कहा डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन। ये क्या है? डिस्पोजेबल का मतलब हो गया एक बार उपयोग के लिए बनाया गया इंजन। ये मुख्य रूप से मिसाइलों और ड्रोनों में लगाया जाता है। मिशन पूरा होने के बाद इसे वापस लाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको हल्का, छोटा और कम लागत वाला बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन है। इसका डिज़ाइन तैयार किया है DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने और इसका निर्माण किया हैदराबाद की आज़ाद इंजीनियरिंग ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्रश्न रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में होगा और पहली बार हो रहा है। भारत पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये भी देखो, अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? सभी जानते हो, वैभव सूर्यवंशी इनका नाम होगा। तो अभी जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे में जो पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया, तो भारत के जो 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया और इस तरह से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, ये हमने कब बनाया? तो आंसर हो जाएगा 24 जुलाई को। 24 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 में भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने आयकर लागू किया था, इसीलिए 24 जुलाई को हम ये दिवस मनाते हैं। क्योंकि 2010 में CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसने पहली बार 2010 में आयकर दिवस मनाना शुरू किया था, तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं 24 जुलाई को। इतना आपको ध्यान रखना है। एक ये भी देखो अपॉइंटमेंट है, इन्फोसिस के अगले MD CEO की अभी घोषणा कर दी गई है। ये कौन होंगे? आशीष डैश होंगे, लेकिन अभी नहीं बने, याद रखना। अगले साल 1 अप्रैल से ये बनेंगे और स्थान लेंगे सलील पारेख का, क्योंकि 31 मार्च 2027 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो आशीष डैश होंगे इन्फोसिस के नए MD CEO। इन्फोसिस का मुख्यालय बंगलुरु में है। और एक और ये प्रश्न भी देख लो, स्पोर्ट्स से संबंधित है। संग्राम सिंह अभी एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए और इन्होंने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को हराया है। तो संग्राम सिंह MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। फाइनल में पाकिस्तान के फाइटर मोहम्मद आबिद अली को उन्होंने हराया। ये चैंपियनशिप का आयोजन अभी कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आप ये देख लो, वीकली हमने स्टार्ट किया और आज बहुत दिनों के बाद ये आपका वीकली वाला क्लास था। तो इसमें हमने 20 से लेके 25 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज 26 तारीख है यानी कि संडे, और हमने फैसला किया अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, फिर से एक बात कहूँगा कि सपोर्ट की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अभी इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप, और अपने दोस्तों को बोलिए अगर वीकली देखते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर विजिट करें। और अगर सब कुछ सही रहा तो हर संडे को हम वीकली कवर किया करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ वगैरह आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।